हेलो दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने वाले हैं और आज इसमें सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सिर्फ जीके और जीएस के प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है। जो 75 नंबर का होता है, इसमें 50 नंबर का आपका जीके रहेगा और 25 नंबर का साइंस रहता है। तो इस सेट में आपको पूरी तरह से सिलेबस को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न मुगल साम्राज्य से है। इसमें कहा गया है कि मुगल सम्राट ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। तो जब यहाँ पर डेट दे दिया गया और किसने स्थापित करने का अनुमति दिया, तो आप सभी लोग को पहले डेट याद रखना है। तो हम कुछ मुगल वंश के बारे में देख लेते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया गया। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक है। ठीक है, उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं जो आता है, यह बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। यह 1530 से लेकर 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, लेकिन यह कंटिन्यू नहीं था। यह बीच में यहाँ पर 1540 से 55 के बीच में यहाँ पर शासन इसका खत्म हो चुका था। फिर आता है अकबर। अकबर का शासनकाल हुआ, पानीपत के दूसरा युद्ध हुआ था जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक है। इसके बाद आता है फिर जहांगीर। तो जहांगीर का शासनकाल होता है 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा। शाहजहां का शासनकाल इसका 1627 से लेकर 1657 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां के बाद फिर आता है औरंगजेब आता है। तो औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1707 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है। और शाहजहां के मृत्यु के बाद ही यहाँ पर शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया था। तो इस जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने का अनुमति कौन दिया? तो देख लीजिए, जहांगीर का शासनकाल है। तो जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस जो है मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। और दूसरा हो जाएगा सर टॉमस रो। यह दूसरा अंग्रेज है जो मुगल दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। चलिए इतना देख लिया, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? ऑप्शन है बारलाचला, जोजिला, नाथुला या फिर बनिहाल। तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। 2 का 3 नंबर हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है यह भारत चीन युद्ध जो 1962 ईस्वी में हुआ था, इसके बाद से यह दर्रा को बंद कर दिया गया था, नाथुला दर्रा को। अब आइए अपने ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बारलाचला दर्रा यह कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इस दर्रे से हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख से जोड़ा जाता है। लद्दाख को जोड़ता है। जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है और यह श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला मार्ग यहाँ पर है। इस दर्रे से होता श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नथुला दर्रा सिक्किम में है और बनिहाल दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है और इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला मार्ग है। जम्मू से श्रीनगर जोड़ने वाला मार्ग है बनिहाल दर्रे से। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? तो डोगरी यह जम्मू कश्मीर राज्य में एक मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है। डोगरी भाषा को 52वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के तहत, इस संशोधन के तहत डोगरी भाषा को 8वें अनुसूची के तहत जोड़ा गया था। वर्तमान में 8वें अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न। 2022-23 से 25-26 तक 4 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास का परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम था पीएम डिवाइन। इस योजना का नाम है पीएम डिवाइन। 4 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर। आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो AI चैटबॉट का नाम है आधार मित्र। 4 नंबर इसका सही उत्तर है
आधार मित्र। चलिए देखिए 6 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश किया था। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश, नेहरू रिपोर्ट में जो था वह डोमिनियन स्टेट का जिक्र था, लोकतांत्रिक केंद्र का भी जिक्र था, वयस्क मताधिकार का भी जिक्र था और अल्पसंख्यकों के सीट के आरक्षण के लिए भी इसमें जिक्र किया गया था। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये जो नेहरू रिपोर्ट था यह नेहरू समिति के द्वारा यानी 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा यह नेहरू रिपोर्ट तैयार किया गया था। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक कौन है, तो महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य घटक हो जाएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। सिलिका और एल्युमिनियम 3 नंबर है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगार कौन थे। खुदाई खिदमतगार के नाम से अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक क्रांतिकारी समूह था। यह एक अहिंसक क्रांतिकारी समूह था, यह अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा यह तैयार किया गया था। तो 4 नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 9 नंबर में कहा गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो खिलाफत आंदोलन के पीछे जो प्रमुख कारण था वह था कि ब्रिटिश ने तुर्की सुल्तान पर एक कठोर संधि लागू किया गया था। तो यही जो है भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था। भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। 1919 ईस्वी में बहुत सारे घटनाएं घटी। रॉलेट एक्ट यह भी 1919 में लागू किया गया। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो बहुत सारी घटनाएं 1919 को हुआ था। भारत में पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ किस क्षेत्र से पश्चिम प्रवाह के द्वारा लाए जाते हैं, तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के द्वारा, इस प्रवाह के द्वारा हमारे देश में इसे पश्चिमी विक्षोभ को लाया जाता है और इसके वजह से ठंडी में वर्षा होता है। तो 10 का 2 नंबर हो जाएगा। काट एवं दाह कृषि यह एक किस प्रकार की कृषि है, तो काट और दाह यह एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म सिद्धांत को फैलाने के लिए किस मिशन को भेजा था, या किस देश में एक मिशन भेजा, तो सिलोन, जिसे श्रीलंका कहा जाता है। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए सिलोन यानी श्रीलंका में प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो 12 का 2 नंबर हो जाएगा। और अगर जिक्र आया अशोक का, तो अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरे शासक है। मौर्य वंश के संस्थापना या स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर आया बिंदुसार, उसके बाद फिर आया अशोक। और अशोक अगर शासन काल की बात करते हैं 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल है। चलिए देखिए बिहार में कितनी बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया था। तो बिहार में 3 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहला बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में किया गया था। और यह किसकी अध्यक्षता में, तो यह महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। और उसमें शासन कौन था, या राजा, तो अजातशत्रु के शासन काल में यह किया गया था। दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन ठीक 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में किया गया था। और इस समय यहाँ का राजा था कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किया था सबा काम्य की अध्यक्षता में किया गया। तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था और इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में किया गया था। और एक चीज यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं कि पहले बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में किया गया, दूसरे का वैशाली में किया गया था और तीसरे का पाटलिपुत्र यानी पटना में किया गया था। और यह मोगलीपुत्र तिष्य की अध्यक्षता में, और इस समय राजा था अशोक के शासनकाल में यह किया गया था। यही तीनों बिहार में हुआ था। एक चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी या फिर 78 ईस्वी भी कहीं कहीं देता है। 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन कनिष्क के शासनकाल में किया गया था और इसकी अध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा किया गया था। अश्वघोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। चलिए इतना बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा घोषित किया जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें सब्सिडी 9% यही गलत है, बाकी
भुगतान 20% सही है। करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा 18% है और रक्षा में 8%। ये तीनों सही है, बाकी 3 नंबर गलत है। सब्सिडी में जो हिस्सा है वो लगभग 7%, 9% नहीं बल्कि लगभग 7% है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत झारखंड में अन्य किस आंदोलन के साथ हुआ था? तो इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा आंदोलन के साथ हुआ था। तो 16 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 17 नंबर, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता था? करेंट थोड़ा पुराना है, तो इसमें जो है कार्लेस अल्कराज ने इसका फाइनल में जीत लिया था। तो 17 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य का पर प्रभाव पड़ा था? यानी दिल्ली सल्तनत की किस व्यवस्था का प्रभाव बहमनी और विजयनगर साम्राज्य दोनों पर पड़ा? तो वह था इक्तदारी व्यवस्था। इक्तदारी व्यवस्था इसका सही उत्तर है। चलिए देखिए 19 नंबर, हाल ही में मई 2023 में माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक एक नई पुस्तक शीर्षक समाचार में देखी गई। यह किसके द्वारा रचित किया गया, फिर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह के सैलजा के द्वारा लिखा गया है। और आप लोग का सेट में कितना नंबर आता है यह कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 20 नंबर में कहा गया है कि अटुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जहां भी देखे आपका मार दीजिए केरल। अटुकल पोंगल उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है, और यह केरल के तिरुवनंतपुरम में अटुकल पोंगल उत्सव मनाया जाता है। जीविका के आधार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा किस मौलिक अधिकार के अंग के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसको जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार के रूप में इसको स्थापित किया गया है। जीवन का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है, और अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, अवसर की समानता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में है। आने जाने की स्वतंत्रता का उल्लेख, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के डी में किया गया है। और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी व्यापार करने की जो अधिकार है, इसका उल्लेख 19 के ए के जी में किया गया, और इसका उल्लेख और यहाँ पे 19 डी और 19 के ए के जी में है। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? यह हो जाएगा कि विशाल स्नागार, और यह कहां से प्राप्त हुआ? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 2023 में भारत का तीसरा स्थान रहा था, 3rd रैंकिंग पर है। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 ईस्वी में किया गया है। तो इसका 24 का 2 नंबर हो जाएगा। भारत का पहला आधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर कौन सा है? तो भारत का पहला आधुनिक 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खोला गया है। बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया गया है? तो हमारे संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। 4 नंबर हो जाएगा समवर्ती सूची। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास होती है, सब कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार सब कनाडा से लिया गया। और जर्मनी से क्या लिया गया? तो यहाँ से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों निलंबित कर दिया जाता है, वह सब जर्मनी से लिया गया है। आगे देखिए 27 नंबर, नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन में देखिए, नेपाल सिक्किम के साथ करता है, बिहार के साथ भी करेगा, पश्चिम बंगाल के साथ भी करेगा, लेकिन मणिपुर के साथ नेपाल अपने सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ अपने सीमा साझा करता है। पहला हो जाएगा यूपी, फिर बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, और एक हो जाएगा उत्तराखंड। इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और नेपाल का भारत के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ भारत का सीमा लगता है 1751 किलोमीटर। एक बार आपको हम सभी देशों के सीमा से कितना किलोमीटर सीमा लगता है भारत का सब बता देते हैं। सबसे अधिक लगता है बांग्लादेश के साथ लगता है कितना? तो भारत का सीमा 96.7 किलोमीटर का सीमा लगता है। इसके बाद फिर है चीन के साथ सीमा लगता है 3488 किलोमीटर, एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आता है पाकिस्तान ये सब मिलाने के लिए आता है रेंज में। तो पाकिस्तान के साथ सीमा लगता है भारत का 3323 किलोमीटर। उसके बाद फिर हो जाएगा नेपाल का सीमा लगता है, नेपाल 1751
किलोमीटर। और फिर आता है म्यांमार, म्यांमार के साथ सीमा लगता है भारतीय सीमा 1643 किलोमीटर। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका भूटान, भूटान से 699 किलोमीटर। फिर हो जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ लगता है सबसे छोटा 106 किलोमीटर। चलिए ये देख लीजिए रेंज में। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था? तो यह रावी नदी के तट पे फहराया गया था। 28 मार्च 2023 को भारत और अफ्रीका देश के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो इसका संयुक्त सम्मेलन महाराष्ट्र के पुणे में इसका संयुक्त सम्मेलन हुआ। चलिए देखिए 30 नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है? तो 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने पुरुषों और धन के साथ अंग्रेजों की मदद किया था। तो बिल्कुल सही है। ये तीनों के जो महाराजा थे, दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजा, तीनों ने जमींदारों के साथ मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। तो यही सही है, बाकी सभी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बिहार में सोरा के व्यापार का एक अधिकार किसने अंग्रेजों को दिया था? तो बिहार में सोरा यानी शराब का जो अधिकार था वह मीर जाफर के द्वारा दिया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न 32 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार किस आधार पर राज्य को किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति और लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव करने से निषेध किया गया है। तो 32 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य में और यह लौह अयस्क के लिए बहुत ही फेमस है। तो 3 नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू, 2 नंबर सही है। और नेपाल की राजधानी हो जाएगा काठमांडू, यहाँ पर है। और म्यांमार की राजधानी हो जाएगा नेपियाडा। और बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा ढाका। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया है? तो मार्च 2023 तक 7 मेगा पार्क की स्थापना किया गया है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी जनगणना ने 161 नई प्रजातियों की पहचान की है। तो अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में है, 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठक अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया था। और विनायक दामोदर सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा ही 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक एक गुप्त समाज की भी स्थापना किया गया था। इनमें से कौन सा महान हिमालय या फिर हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है? महान हिमालय, उसी को बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहा जाता है। तो इसमें माउंट नागा टिब्बा यह महान हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड में लघु हिमालय का भाग है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एक आधिकारिक राज्य धर्म के बिना राज्य के विचार को बढ़ावा देता है? तो यह धर्मनिरपेक्षता इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? या जो सबसे असफल योजना पूछा जाता है वह है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इस योजना का कार्यकाल 1961 से लेकर 66 तक था और इसी के बीच भारत चीन युद्ध 1962 में होता है, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में होता है। और इस समय भारत के कुछ क्षेत्रों में अकाल भी पड़ा था, जिसकी वजह से यह सभी कारणों से यह योजना असफल रही। केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा भारत में पहली बार किस वर्ष पेश किया गया था? केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में पेश किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक हो जाएगा ईसाई दूसरा है। अगर बात करें कि पहला कौन है, तो पहला हो जाएगा मुस्लिम या इसी को इस्लाम कहते हैं, यह पहला है। बाकी दूसरा हो जाएगा ईसाई। सप्त क्रांति या फिर उसी को 7 क्रांति कहा जाता है, यह किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह राम मनोहर लोहिया के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है, सप्त क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार
जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। 4 नंबर हो जाएगा। वह कौन सा दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है? तो वह रेपो दर होता है। जिस दर से आरबीआई किसी अन्य वाणिज्य बैंक को उधार देता है उसे रेपो दर कहते हैं, और जिस दर से वह वाणिज्य बैंक से अपना जो उधार वापस लेता है उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। दामोदर घाटी के सबसे पुराने कोयला खदान कौन सी है? तो दामोदर घाटी की सबसे पुरानी कोयला खदान रानीगंज है। 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रानीगंज पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो अनसुई उइके ये 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं। निम्नलिखित में कौन सी नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो तवा एक परियोजना भी है, तवा परियोजना तवा नदी पर ही है, और यह नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दक्षिण भारत की 2 नदी है, एक है नर्मदा और दूसरा ताप्ती। ये दोनों भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और ये दोनों अपना जल जो है यह खंबात की खाड़ी में गिराती है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में संघ सूची का विषय है? तो भारत के संविधान में संघ सूची में प्रत्यर्पण का विषय है। 49 का 3 नंबर सही होगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्यों की स्वीकृति दी जाती है किसके द्वारा? तो कार्यों की स्वीकृति ग्राम सभा के द्वारा दिया जाता है और पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत इसको 1993 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। चलिए देखिए अब साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से 51 नंबर से। तो निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड का स्राव करता है? एस्टेरॉयड का स्राव अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। लाइपेज के द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इसके जलीय अपघटन से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। 2 नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से घटनाओं में उचित क्रम को व्यवस्थित कीजिए। इन तीनों को क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गुच्छीय निस्पंदन या निस्संदन, उसके बाद फिर पुनः अवशोषण, उसके बाद फिर लास्ट में श्रवण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1 3 2। चलिए देखिए 54 नंबर में दिया गया कि सूची 1 और 2 का मिलान करना और कूट के अनुसार उत्तर देना है। सूची 1 में मानव हृदय का भाग दिया गया और दूसरा में कार्य दिया गया। तो कौन सा भाग कौन सा काम करता यही इसमें मिलान करना है। तो ऊर्ध्व महाशिरा का काम हो जाएगा सिर, गर्दन, हाथ और छाती में रक्त ले जाता है। निम्न महाशिरा का काम होता है कि आपके शरीर के निचले हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस ले जाता है। बाएं फुफ्फुस धमनी का काम होता है कि बाएं फेफड़े को रक्त की आपूर्ति करता है और दाएं फुफ्फुस धमनी का काम है कि दाएं फेफड़े को रक्त की आपूर्ति करता है। तो इसमें सब आमने सामने ही है। तो इसका पहला उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए देखिए 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में आराम एवं पाचन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? तो वह हो जाएगा परमाणु कुंचन तंत्रिका अंग। 55 का 1 हो जाएगा। चलिए देखिए 56 नंबर। मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो मानव आंत में वसा का पाचन पीत एवं लाइपेज के द्वारा किया जाता है। 56 का 1 हो जाएगा। और आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आगे देखिए 57 नंबर, या फिर जो दरवा का भी अगर तैयारी कर रहे हो तो एक क्वेश्चन देखने पर हर्ज नहीं होगा। तो 57 नंबर में है कि निम्नलिखित सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ रोग दिया गया और दूसरी तरफ उसका रोग जनक दिया गया। तो एंथ्रेक्स का हो जाएगा बैसिलस एंथ्रेसिस 4 नंबर। हैजा का यहाँ पर हो जाएगा विब्रियो कोलेरा। दंत क्षय का हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस और पेप्टिक वर्म का हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यानी सिर्फ ए और डी का आगे पीछे बाकी बी और सी का आमने सामने है। तो ए का हो जाएगा 4 नंबर और डी का 1 नंबर। यहाँ पे हो गया 1 नंबर है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो वह हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यकृत। विभवांतर 10 वोल्ट है और किया गया कार्य 40 जूल है। तो परिपथ में बहने वाले विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसका आवेश कितना होगा? तो आवेश बराबर होता है किया गया कार्य बटा विभवांतर यानी 40/10 यानी 4 कूलम इसका कार्य होगा। 4 कूलम इसका विद्युत आवेश होगा। चलिए देखिए 60 नंबर की अपवाह वेग का परिमाण प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो इसका प्रति विद्युत क्षेत्र
विचलता होता है 4 नंबर हो जाएगा 60 का। आगे देखिए 61 नंबर, छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु को निम्न के सामने कहीं भी रखा जा सकता है। तो इसको छोटा और आभासी प्राप्त करने के लिए कहीं भी किस दर्पण में रख सकते हैं, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा और आभासी ही प्राप्त होता है। बस सीधा से यही पूछा है कि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब छोटा और आभासी प्राप्त होता है, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक हमारे शरीर के अंदर के अंगों और संरचनाओं को देखने के लिए एक बड़े चुंबक और रेडियो तरंग के संयोजन का उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका सही उत्तर है। चलिए 63 नंबर देखिएगा कि यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा 1/4। निम्नलिखित में से किस परमाणु सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में थॉमस का परमाणु मॉडल को कहा जाता है। 64 का 2 हो जाएगा। आगे 65 नंबर के सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हो जाएगा CS, जिसे सीजियम कहा जाता है। तो 1 नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 66 नंबर कि तिर्यक बद्ध अथवा जालक्रम बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि इनकी बहुलक श्रृंखलाओं में प्रबल सहसंयोजक आबंध पाया जाता, तो ये बिल्कुल ही गलत है, प्रबल नहीं पाया जाता है। एल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिक यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड की अभिक्रिया में कौन सा कार्यात्मक समूह यौगिक प्राप्त होता है? तो इसमें एस्टर प्राप्त होता है। एक्वारेजिया HCl और HNO3 का मिश्रण होता है और यह किसके निर्माण के कारण प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है? तो यह NOCl और Cl2 क्लोरीन के निर्माण के कारण यह प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का कौन सा भाग दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर का निर्माण करता है? तो यह मेटल दुर्बलता मंडल का निर्माण करता है। चलिए देखिए 71 नंबर कि निम्नलिखित सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद होते हैं किसके अतिरिक्त? यानी वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? तो वह हो जाएगा रेडॉन यह अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ती गहराई के साथ तापमान की औसत वृद्धि क्या होती है? तो बढ़ती गहराई के साथ प्रत्येक 32 मीटर के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है, तो 72 का 1 हो जाएगा। भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो भारत को जो है 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। 73 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, सेल जिसे सेल गैस का उत्पादन होता है वह एक किसका प्रकार है? तो सेल जो है यह एक प्रकार का अवसादी सेल का प्रकार है जिसमें गैसों का उत्पादन होता है। तो 74 का 1 नंबर इसका सही उत्तर है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 5 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।